Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video हम जो है पूरा आपका जो इग्नो का जो बुक है BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसका एवरी चैप्टर तो जैसा कि आपका 14 टोटल चैप्टर्स है। सो एवरी चैप्टर हम डिटेल्ड वाइज में शॉर्ट फॉर्म में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपका एग्ज़ाम अगर आने वाला है 3-4 दिन पहले है या अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई चैप्टर समझना है सो ये वीडियोज़ है बिल्कुल पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में पूरा पार्ट वाइज ये बनाया गया है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एनवायरमेंटल स्टडीज़ एग्ज़ाम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली हम जो है एवरी चैप्टर के जो है ना जो अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हो गए और ये सब जो भी हो गया जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सभी के जो है ना पर्टिकुलर नोट्स हमने बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि इसमें पूछा गया इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पूरा एनवायरनमेंट का कंसेप्ट समझेंगे। उसी तरह अगर हम दूसरे टॉपिक पे जाएं इसी चैप्टर में सो दूसरे टॉपिक में आ गया द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये एक टाइप का नोट्स जैसा बना हुआ है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पूछा जाए कि व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, सो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमने नोट्स फॉर्म में बनाया है द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड ये सारा आपका आंसर है। सो इन सबको हम डिटेल्ड वाइज स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपना फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमें कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट पे जो है ना एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन देना है कि आखिर ये क्या है, ये इसका काम क्या है, इसका यूज़ क्या है, यानी एनवायरनमेंट है क्या, सिंपल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट है क्या। सो चलिए शुरू करते हैं। सो the word environment comes from the French word environner. This French word simply translates to the surround or to encircle. मतलब ये जो environment शब्द है ये जो है ना बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड जो कि है एनवायरनर। क्या है? एनवायरनर। एनवायरनर से निकला है जिसका सिंपल मतलब क्या होता है? टू सराउंड। अब जिसका सिंपल मतलब क्या होता है? टू सराउंड या टू एनसर्कल। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, राइट। यानी इसका मतलब है कि चारों तरफ से घिरा हुआ एक पर्टिकुलर चीज़, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। नाउ in the easiest and most basic English, everything that surrounds us and affects our daily lives forms our environment। यानी सिंपल और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में ये बताया गया है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स आवर डेली लिव्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी जो भी चीज़ अपने अराउंड सराउंड में है जो अफेक्ट करती है अपने डेली लाइफ्स और फॉर्म्स को, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एनवायरनमेंट, राइट। सो बेसिकली हर वो चीज़ जो हमें घेरे हुए हैं और हमारी डेली लाइफ पर असर डालते हैं, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। नाउ व्हेन यू हेयर द वर्ड एनवायरनमेंट you might only think of green forests, wild animals और high mountains। सो बेसिकली अक्सर जो है ना बेसिकली स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंट का जो ना मतलब जो है ना एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ हरे जंगल या वाइल्ड एनिमल्स या ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ रहते हैं वो है, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। परंतु परंतु द थिंग इज़ व्हाट, इट इज़ मच मोर देन दैट। यानी इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें जो है ना आपके घर जहाँ आप जहाँ भी रहते हो, आप कुछ भी करते हो, आपका क्लासरूम हो गया, जहाँ आप पढ़ते हो, आप कहाँ खाना पीना या कहाँ पानी हवा और आपकी बॉडी को गर्म रखने वाली सनलाइट भी इन्हीं सब चीज़ों में शामिल है, यानी एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। यानी ये जो है ना एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम है। सो
Environment includes the house you live, the classroom where you study, the food what you eat, the water what you drink, the air what you breathe, and the sunlight that warms your body. It is a vast, a beautiful एंड कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही जो है ना कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा जटिल नेचुरल सिस्टम है. इट प्रोवाइड्स अस विद द फंडामेंटल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी ये जो है ना लाइफ के फंडामेंटल नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है. विदाउट द एनवायरनमेंट ह्यूमन सर्वाइवल इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, यानी कि इसका मतलब ये है कि बिना एनवायरनमेंट के जो है ना ह्यूमन लाइफ जो है कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है टू सर्वाइव, राइट. यानी ये जो ना ये एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत नेचुरल सिस्टम है. सो it is important for weak students to understand that humans do not live alone on this planet. यानी जो है ना जो वीक स्टूडेंट्स है उनको जो है ना ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जो है ना इस प्लेनेट पर अकेले नहीं रहते. हम एक जो है ना जाइंट वेब यानी एक बड़े जाल का हिस्सा है. हमने इस प्रकार से नोट्स बनाया है, यानी हर एक बच्चे को, द स्टूडेंट हु इज़ वीक, they can also understand what actually is here. So it is important for weak students to understand that humans do not live alone in this planet. We are part of a giant web, यानी हम बहुत बड़े giant web का part है. So every breath of oxygen we take is manufactured by green plants. मतलब हम जो भी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं वो हरे पेड़ पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स ने जो है ना मैन्युफैक्चर किए हैं, राइट. यानी आपको तो पता ही होगा जो पेड़ पौधे ये सब रहते हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन. और इसे इनहेल कौन करते हैं, इंसान. और इंसान क्या रिलीज़ करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. और इसे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स. So, every drop of water we drink has been part of a natural cycle for millions of years. This means the environment is our only life support system. यानी जो भी पानी की बूंद हम पीते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर यानी दसों लाख साल से जो है ना एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा रही है. जो आपके आसपास पानी है उसे देखिए, वो उसकी उत्पत्ति आज नहीं हुई है, ना कि कल हुई है, वो लाखों साल से इस नेचुरल सिस्टम का पार्ट रहे हैं. थ्रू आउट हिस्ट्री द एनवायरनमेंट हैज़ कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, यानी हिस्ट्री में जो है ना एनवायरनमेंट जो है ना कॉन्स्टेंटली चेंज ही रहा है. लॉन्ग एगो, बहुत ही लंबे टाइम तक. यानी इसका मतलब यही है कि इसमें जो ना हिस्टोरिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, यानी हिस्ट्री में जो ना एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हुआ है. लॉन्ग अगो यानी बहुत टाइम पहले द अर्थ एक्सपीरियंस्ड आइस एजेस वेयर एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन स्नो. यानी इसका मतलब ये है कि बहुत पहले जो है ना अर्थ पर केवल आइस एजेस आए आए थे, जब जो है ना सब कुछ बर्फ़ से ढक गया था. दीज वर नेचुरल चेंजेस. ये कौन सा चेंजेस था, नेचुरल चेंजेस था, राइट. सो बट टुडे द मोस्ट रैपिड एंड डेंजरस चेंजेस टू द एनवायरनमेंट आर बीइंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली लेकिन आज के टाइम में जो है ना सबसे फास्ट और डेंजरस चेंजेस जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं, जैसे मॉडर्न फैक्ट्रीज, कार्स और जो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से जो है ना आ रहे हैं. Our modern factories, cars, and plastic waste are heavily damaging this life support system. Therefore, saving it is our first duty. यानी इसका मतलब ये है कि जो इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो है ना भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसको बचाना जो है ना हमारी पहली क्या है, हमारी पहली ड्यूटी है. आई होप गाइस आपको एनवायरनमेंट का जो है ना
इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लाइक व्हाट्स एनवायरनमेंट एंड व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो यस गाइस, अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सो सेकंड पॉइंट पे पूछ रहा है द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी दो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, मतलब कि जो है एनवायरनमेंट के जो है ना दो बड़े हिस्से क्या हैं, यानी अब आपको इसे डिवाइड करना है किसी दो बड़े हिस्सों में एनवायरनमेंट को, यानी एनवायरनमेंट को आपको किसी दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करना है और वो क्या क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो to make it easy to study, scientists have divided the entire environment into two major components। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने जो है ना पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए जो है ना दो मेजर कंपोनेंट्स में बांट दिया है। किसको बांट दिया है? एनवायरनमेंट को। यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस एज द लिविंग पार्ट्स एंड द नॉन लिविंग पार्ट्स। यानी कि जो बेसिकली जो है ना जो साइंटिस्ट ने बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स में इनको बांट दिया है, जो कि जो है ना जो हर सेकंड एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट करके जो है ना प्लैनेट को जिंदा रखते हैं। तो सबसे पहला हो गया लिविंग। लिविंग मतलब क्या? बायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग मतलब क्या? एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। एक जो है जीवित, एक अजीवित पार्ट्स। Now, both of these components interact with each other every single second to keep our planet healthy and alive। यानी जो है ना दोनों जो है ना दोनों दोनों कंपोनेंट जो है ना आपस में इंटरेक्ट करते हैं एवरी सिंगल सेकेंड, जिससे जो है ना प्लैनेट को जो है ना जिंदा रखते हैं ये। तो अब हम जो है सबसे पहले बच्चों बढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आ गया द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है? द एनवायरनमेंट विच इज़ नॉन लिविंग, यानी जो अजीवित है, दैट इज़ व्हाट? एबायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रीफिक्स ए मीन्स विदाउट, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड से पहले अ लगा दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट। एंड बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? मीन्स लाइफ, यानी जो आपका जीवन है। बायो मतलब बायो इज इक्वल टू जीवन, राइट? सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स अराउंड अस। यानी कि इसमें जो है ना आसपास के सभी नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, राइट? इवन दो दीज थिंग्स डू नॉट ब्रीथ और ग्रो, दे आर स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। इसका मतलब ये है कि भले ही ये सांस नहीं लेते हैं या ग्रो नहीं करते हैं, पर लिविंग थिंग्स को जो है ना जिंदा रहने के लिए इनका होना स्ट्रिक्टली ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताइए, सबसे पहले जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या वाटर जो है वाटर नॉन लिविंग है या लिविंग है? ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए। वाटर इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? वाटर इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? सो यस, चलिए। सो बेसिकली वाटर क्या होता है? एबायोटिक, मतलब इट इज़ नॉन लिविंग, राइट? सो बेसिकली अब आप मुझे बताइए, ये जीवित चीज़ नहीं है वाटर। क्या इंसान इसके बिना रह सकता है? क्या क्या इंसान जो है वाटर, ये इंसान है, क्या इंसान वाटर के बिना रह सकता है? ऑफ कोर्स ये बातें नहीं। सो वाटर क्या है? लिविंग थिंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग है। पर ये नॉन लिविंग थिंग अगर ना हो तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। सो इस लाइन का मतलब यही है
दे आर स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, जीने के लिए बहुत ज़्यादा इस इम्पॉर्टेंट है, यानी जिंदा रहने के लिए बहुत ही इनका होना स्ट्रिक्टली ज़रूरी है. इफ़ यू टेक अवे वाटर और सनलाइट ऑल लाइफ विल डाई. द मेन इब ओके, सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से जो है ना पानी और सनलाइट ले लो तो जो है ना उसका ऑल लाइफ विल डाई, सब मर जाएंगे. सो द मेन एबायोटिक फैक्टर्स आर, अब एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं मेन कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला आ गया अपना सनलाइट एंड टेम्परेचर. सनलाइट एंड टेम्परेचर, सो बेसिकली जो है ना सनलाइट बोले तो सूर्य का प्रकाश, यानी जो आप सूरज से जो है सन से जो है सूर्य से जो भी आपको मिलता है रेज, जो भी आपको सनलाइट मिलता है दैट इज सनलाइट. टेम्परेचर मतलब तापमान. सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द होल वर्ल्ड. मतलब जो है ना सन जो है ना पूरी दुनिया की एनर्जी का जो है ना अल्टीमेट सोर्स है. विदाउट सनलाइट plants cannot make food and the earth would become a dark frozen ball of ice. यानी जो है ना सन जो है ना पूरी दुनिया की जो है ना दुनिया का एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है. अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट जो है ना खाना नहीं बना पाएगा और अर्थ जो है ना एक डार्क फ्रोज़न, फ्रोज़न बोले तो एक बर्फीली बॉल बन जाएगा, राइट. टेम्परेचर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ कैन सर्वाइव इन एन एरिया. यानी इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि किसी एरिया में किस तरीके की जो है ना लाइफ बचेगी. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर हैज़ थिक फर टू सर्वाइव इन फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स while camel is built to survive in the hot temperature of desert. यानी मुझे बताइए जो बर्फीली इलाके में जो पोलर बियर रहते थे, राइट, जो एक पोलर बियर जो है ना एक पोलर बियर की थिक फर यूज़ जो है ना फ्रीजिंग कोल्ड में जो है ना जिंदा रखती है उसकी थिक फर. जबकि एक कैमल, कैमल बोले तो ऊँट, जो कि डेजर्ट में यानी बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट इलाके में हॉट टेम्परेचर में जो है ना वो सरवाइव करने के लिए बना हुआ है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकंड एबायोटिक फैक्टर्स में. सो सबसे पहला है वाटर, मॉइस्चर एंड रेनफॉल. यानी जो वाटर में जो मॉइस्चर और रेनफॉल होता है अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. सो वाटर इज़ द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. यानी पानी जो है ना लाइफ का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है. एवरी बायोलॉजिकल सेल नीड्स वाटर. यानी जो है ना हर बायोलॉजिकल सेल को जो है ना इसकी ज़रूरत होती है. द अमाउंट ऑफ रेन एन एरिया गेट्स डिसाइड्स इट्स इकोसिस्टम. इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में जो है ना कितनी बारिश मिलती है वही उसका जो है ना इकोसिस्टम डिसाइड करता है. इफ़ एन एरिया गेट्स हैवी रेन ऑल ईयर it becomes a thick, dark green forest. If an area gets almost no rain, it becomes a dry, sandy desert. इसका मतलब ये है कि अगर जो है ना साल भर जो है ना हैवी रेन हो तो वहाँ जो है थिक डार्क ग्रीन फॉरेस्ट बन जाता है. जाहिर सी बात है अगर जहाँ ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ ज़्यादा जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो थिक एरिया बन जाता है ग्रीन फॉरेस्ट से. और अगर जो है ना जहाँ बारिश ना के बराबर हो तो वो जगह क्या कैसा बन जाता है, ड्राई बन जाता है, सैंडी डेजर्ट बन जाता है, राइट. सो यस, नाउ बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर में. थर्ड फैक्टर में क्या है, सॉइल एंड मिनरल्स. इसका मतलब जो धूल, सॉइल हो गया, धूल हो गया, राइट, और मिट्टी हो गया, डर्ट. चलिए करते हैं इसे.
सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज रॉक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी जो है ना, सॉइल जो है ना सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, ये जो है ना हजारों साल में जो बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े रॉक्स के जो है ना टूटने से बनती है। इट इज़ नॉट जस्ट डेजर्ट, सॉइल होल्ड्स द रूट्स ऑफ giant trees and gives them essential nutrients like nitrogen and phosphorus. Soil also gives us a place to grow our agriculture crops like wheat and rice. सो बेसिकली बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो है ना हज़ारों साल में जो बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं उनके टूटने से बनती हैं, ये बात तो मैंने आपको बता दिया। पर ये जो है ना, ये जाइंट ट्रीज की रूट्स, यानी जो जाइंट ट्री यानी जो बहुत बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ रहते हैं, उनके जड़ों को जो है ना होल्ड करती है और उन्हें नाइट्रोजन और फोस्फोरस जैसे जो है ना असेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती है। ये हमें जो है ना व्हीट बोले तो गेहूँ, राइस बोले तो चावल जैसी जो है ना एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगाने की जगह भी देती है। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। नाउ एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का फोर्थ हम पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो यानी जो हवा हो गया, राइट पहले तो रीड कर लेते हैं। The invisible air we breathe is a mixture of non-living gases. Oxygen is needed by humans and animals to breathe. Carbon dioxide is needed by plants to create their food. Nitrogen is used to build proteins in our bodies. यानी इसका मतलब ये है कि जो है ना हवा इनविजिबल हो गया, जो हवा जो है इनविजिबल नॉन लिविंग गैसेस का जो है ना मिक्सर होता है, ये बात तो आपको पता है। यानी जो हवा जो जो भी आप ब्रीथ ले रहे हो, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये आपको दिखेगा नहीं। एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नॉन लिविंग गैसेस विच इज़ इनविजिबल। ह्यूमंस और एनिमल्स को जो है ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारी बॉडीज़ में प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन का यूज़ होता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक गैसेस विच इज़ एबायोटिक। सो एबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो प्लेस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन आर एनवायरनमेंट, इन आर डेली डे टू डे लाइफ, राइट? नाउ अब हम करेंगे बायोटिक फैक्टर्स को। बायोटिक कंपोनेंट्स द लिविंग एनवायरनमेंट। सो अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं अभी से समझिए। सो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड बायोटिक रिलेट्स टू लाइफ। दिस कैटेगरी includes every single living organism on the planet, from tiny invisible bacteria to giant blue whales. Living things are divided into three main groups based on how they get their food. इसका मतलब ये है कि यानी जो बायोटिक लाइफ से जो है ना, ये जो है ना बायोटिक जो है ना लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ना छोटे इनविजिबल बैक्टीरिया से लेकर, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो से भी माइक्रो बैक्टीरिया होता है, उन सब से लेकर जो जाइंट ब्लू व्हेल्स होते हैं, यानी जो विशाल ब्लू व्हेल्स होते हैं, वहाँ तक, यानी छोटे से लेके बड़े तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल है, यानी हर जीवित ऑर्गेनिज्म शामिल है। यानी खाना लेने के तरीके से बसे पर इन्हें जो है ना तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो यानी खाना खाने के तरीके से इनको तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो सबसे पहला आ जाता है प्रोड्यूसर्स, बोले तो ऑटोट्रॉफ्स, राइट? सो ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। These are the green plants and trees.
They are the absolute foundation of life. They use a natural process called photosynthesis. They take sunlight, water from the soil, and carbon dioxide from the air to produce their own food. They are the only creatures on earth that can make their own food. यानी ये जो है ना, ये हरे प्लांट्स और ट्रीज हैं जो लाइफ का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ये फोटोसिंथेसिस नाम के जो है ना नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? The plants who can make their own food because of sunlight, water, chlorophyll pigment, आपने इन सब के बारे में पढ़ा ही होगा। क्लास 6th में शुरू हो जाता है। सो ये फोटोसिंथेसिस नाम के जो है ना नेचुरल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात में 6th क्लास में हम क्या पढ़ते थे, ये जो है आसमान से सनलाइट, मिट्टी से पानी और हवा से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना जो है खुद प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ व्हाट, प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स, अपने आप। अर्थ पर जो है ना सिर्फ यही अपना खाना खुद बना सकता है। सो यस, अब बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड है कंज्यूमर्स, बोले तो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर्स, यानी हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स। सो these are animals, birds, fishes, and humans. Because we cannot make food inside our bodies using sunlight, we must consume or eat plants or other animals. Herbivores like cows eat only plants. Carnivores like lions eat meat. सो बेसिकली जो है ना इसमें एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस और ह्यूमंस आते हैं। कौन कौन आते हैं? जानवर हो गए, पक्षी हो गए, मछलियाँ हो गई और हम इंसान आते हैं। क्योंकि हम जो है ना सनलाइट से अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं बना सकते। हमें प्लांट्स या एनिमल्स को जो है ना कंज्यूम यानी खाना पड़ता है। सो हर्बीवोरस जैसे काउस सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कर्निवोरस में जैसे लायंस हो गए जो मीट खाते हैं। नाउ लेट्स गोइंग टू थर्ड, दैट इज डीकम्पोजर्स, बोले तो सैप्रोट्रॉप्स। These are microscopic organisms like bacteria and fungi. When plants shed their leaves or animals die, decomposers eat their dead bodies. They break down the dead matter and release the trapped nutrients back into the soil, keeping the earth clean. They are nature's original recycling system. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जो होते हैं, जब प्लांट्स के जो है ना पत्ते झड़ने लगते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं तो डिकम्पोजर जो है ना उनकी डेड बॉडीज़ को जो है ना खाते हैं। ये डेड मैटर को जो है ना तोड़कर ट्रैप्ड न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वापस सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं और ज़मीन को क्लीन रखते हैं। सो ये नेचर का जो है ना ओरिजिनल रिसाइकलिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? रिसाइकलिंग सिस्टम। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी के साथ अपना ख़त्म होता है सेकंड टॉपिक, जो कि था टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है द फोर स्पेयर्स ऑफ अर्थ। सो बेसिकली इसका मतलब है अर्थ के जो है चार स्पेयर, बोले तो चार जोन्स होते हैं। अब हमें उन चारों जोन्स के बारे में पढ़ना है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता समझ में, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो अर्थ के जो है ना चार जोन्स, अब हमें उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Our planet Earth is a wonderfully complex system divided into four interacting spheres। यानी जो है ना
हमारा जो ना प्लेनेट जो है ना एक वंडरफुली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो बेसिकली कितने चार चार इंटरैक्टिंग स्पेयर्स में डिवाइड हैं। सो हम हर एक को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में। सो इमेजिन इमेजिन दैम एज फोर डिफरेंट जोन्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ पॉसिबल। बोली तो फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन एंड फोर्थ जोन। सो बेसिकली ये चारों जोन जो है ना, ये चारों जोन आपस में मिलकर अपने लाइफ को टुगेदर पॉसिबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पॉसिबल। सो यस, नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट स्पेयर। सो बेसिकली जो है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे जो है ना चारों जोन्स को याद कर सकते हैं। चारों जोन्स को जो है ना लर्न कर लीजिए और उसका मीनिंग समझ आइए। एग्जाम में आप उसके उस टॉपिक का अगर मीनिंग पता होगा तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट जोन पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जोन है अपना द एटमॉस्फेयर। सो लेट्स डू इट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। Yes, this is the protective blanket of air and gases surrounding the earth. It acts like a shield. It has an ozone layer that protects us from the deadly ultraviolet UV rays of the sun. It also traps heat, keeping the earth warm enough during cold nights. इसका मतलब ये है कि जो है ना, ये अर्थ के जो है ना चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ हवा और गैसेस का जो है ना एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जो शील्ड की तरह जो है ना काम करता है। यानी कि इसकी जो है ना ओजोन लेयर हमें सन की डेडली अल्ट्रावायलेंट जो यूवी रेस से जो है ना उससे बचाती है। और ये जो है ना हीट को जो है ना जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है उसके ट्रैप को जो है ना, हीट को ट्रैप करता है, जिससे कोल्ड नाइट्स में भी जो है ना अर्थ वार्म रहती है। सो यस गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गोइंग टू द सेकंड जोन, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। So hydro means what? Hydro means simple water. So the sphere represents all the water found on the planet. It includes massive oceans, flowing rivers, calm lakes, underground water, and frozen glaciers. Water covers about 71% of the Earth's surface. Water is absolutely vital for agriculture, industry, and biological survival. यानी कि इसका मतलब ये है कि हाइड्रो का मतलब जो है ना वाटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पर जो प्लेनेट पर जो है ना मिलने वाला सारा पानी इस स्फीयर में आता है। सो जो मैसिव ओशंस, ओशन मतलब क्या होता है? समुंदर। फ्लोइंग रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है? नदियाँ। काम लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, फ्रोज़न ग्लेशियर्स, यानी कि चाहे समुंदर की बात हो, चाहे नदिया की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, या अंडरग्राउंड पानी की बात हो, या जो बर्फ़ जमे हुए हैं, जमे हुए बर्फ़ भी तो पानी है एक टाइप का। सो अर्थ का जो है ना लगभग 71% सरफेस जो है ना वाटर से कवर है, पानी से। जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए जो है ना एब्सोल्यूटली वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कितना परसेंट है वाटर? 71%, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड पे। थर्ड जोन है अपना लिथोस्फीयर। सो द लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स रॉक और स्टोन। सो लिथो का मतलब क्या होता है? रॉक हो गया या स्टोन हो गया। This is the solid, hard outermost layer of the earth. It includes mountains, valleys, plains, and soil. It provides us with solid ground to build our homes, soil to grow crops, and precious minerals like coal, iron, and gold that run our industries. यानी कि जो अपना थर्ड जो है लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब क्या होता है? रॉक हो गया या स्टोन हो गया। बेसिकली ये जो है ना अर्थ की सॉलिड
हार्ड आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें माउंटेन्स वैलीज बोले तो घाटियाँ या प्लेन्स बोले तो मैदान और सॉइल आते हैं। ये हमें घर बनाने के लिए जो है ना सॉलिड ग्राउंड, क्रॉप्स उगाने के लिए सॉइल और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए प्रीसियस मिनरल्स जैसे कोल, आयरन और गोल्ड देता है। So yes guys, I hope you all really understood till yet. Now let's going to discuss the fourth zone, that is the biosphere. So bio means life. The biosphere is a very special, narrow and magical zone where the lithosphere land, hydrosphere water, lithosphere क्या हो गया land, hydrosphere क्या हो गया water and atmosphere क्या होगा air, overlap and mix together. ओवरलैप करते हैं और आपस में मिक्स टुगेदर करते हैं। लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन दिस ओवरलैपिंग जोन। जो लाइफ जो है ना ओनली दिस ओवरलैपिंग जोन में एग्जिस्ट करता है। सो यस गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली अपना थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, आर एनवायरमेंट द फोर स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ हेडिंग, दैट इज ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप हिस्ट्री। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप एंड हिस्ट्री। सो आपसे ऐसे करके पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हमने नोट्स के फॉर्म में इसे हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। द वे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर हैज़ चेंज फ्रॉम एंसाइंट टाइम्स टू द मॉडर्न एरा। यानी जो है ना एंसाइंट टाइम से जो है ना मॉडर्न एरा तक ह्यूमंस का जो है ना नेचर जो है नेचर के साथ जो है ना इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू टू सिंपल कंसेप्ट। हम जो है ना इसको दो सिंपल कंसेप्ट की मदद से समझ सकते हैं। सो दो सिंपल कंसेप्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होगा अपना इसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो सबसे पहला है अपना एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। So, in early human history, humans were completely at the mercy of nature. They lived in caves, wore animals' skins, and ate wild fruits. Nature determined or decided how they lived. They were afraid of natural forces like lightning and floods, so they worshipped nature as gods. They lived in perfect harmony with the environment. यानी सो पहला वाला जो अपना हो गया कंसेप्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में जो है ना इंसान पूरी तरह जो है ना नेचर की मर्सी, मर्सी बोले तो दया, यानी नेचर की दया पर था। वो जो है गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, एनिमल स्किन्स पहनते थे और जो है ना वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे। सो नेचर जो है ना नेचर डिटरमाइंड और डिसाइडेड हाउ दे लिव्ड, यानी नेचर ने जो है ना डिसाइड किया, नेचर ने डिटरमाइन किया कि वो कैसे रहेंगे। सो बेसिकली नेचर ने डिटरमाइन करती है कि वो कैसे जिएंगे। और दे वर अफ्रेड they were afraid of natural forces like lightning and floods, so they worshipped nature as gods. They lived in perfect harmony with the environment। यानी बेसिकली जो है ना वो नेचुरल फोर्सेस जैसे जैसे कि अगर बात करें जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती थी, जब कभी फ्लड्स आता था तो ये उनसे डरते थे, इसलिए उन्होंने नेचर को भगवान मानकर पूजा की। तब वो एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट हार्मोनी यानी तालमेल में रहते थे। नाउ बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। तो सेकंड कंसेप्ट है अपना एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। So, as human intelligence grew, humans discovered fire, invented the wheel, and started farming. Science and the Industrial Revolution gave humans the possibility to modify and control nature. We built massive concrete cities, cut down huge forests for timber,
and built giant dams to stop rivers. Today, instead of nature controlling humans, humans are dangerously dominating and destroying nature. So, basically, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ी, उन्होंने आग बोले तो फायर आग की डिस्कवर की, व्हील बोले तो पहिया इन्वेंट किया और फार्मिंग स्टार्ट की। साइंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो है ना ह्यूमंस को नेचर को जो है ना मॉडिफाई और कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी दी। यानी हमने मैसिव कंक्रीट सिटीज़ बनाए, जैसे टिम्बर लकड़ी के लिए ह्यूज फॉरेस्ट कास्ट दिए और रिवर्स को रोकने के लिए जाइंट डैम्स बनाए। यानी कि आज नेचर जो है ना ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ह्यूमंस डेंजरसली नेचर को डोमिनेट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? सो नाउ लेट्स गोइंग टू पॉइंट 5। सो पॉइंट 5 में है द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। मतलब हम द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। सो अब हम फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्यों ज़रूरत है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ने की क्यों नीड है। सो वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू स्टडी द एनवायरमेंटल स्टडीज़, टू स्टडी द एनवायरमेंट टुडे? यानी हर स्टूडेंट के लिए एनवायरनमेंट पढ़ना आज इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों है वो समझते हैं। क्योंकि आर प्लैनेट इज फेसिंग अ सीवर क्राइसिस ड्यू टू द रैपिड एक्सप्लोजन of the human population and reckless factory building. We are using up the earth's resources too fast. इसका मतलब ये है क्योंकि हमारा प्लैनेट जो है ना एक सीवर क्राइसिस यानी बड़े संकट फेस कर रहा है। सो वी आर चॉपिंग डाउन द Amazon रेन फॉरेस्ट विच आर द ह्यूज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वी आर डंपिंग टॉक्सिक केमिकल्स इनटू प्योर रिवर्स, making the water poisonous to drink. Our cars and factories are filling the sky with dark smoke and greenhouse gases, causing the planet to heat up rapidly. Global warming. If we do not stop this destruction, natural disasters like cyclones, droughts, and floods will increase. यानी कि सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, हम जो है ना दुनिया के लंग्स कही जाने वाले अमेजन रेन फॉरेस्ट को काट रहे हैं। सो वी आर चॉपिंग डाउन द अमेजन रेन फॉरेस्ट विच आर द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स, राइट? हम प्योर रिवर में टॉक्सिक केमिकल्स डंप कर रहे हैं, जिससे जो है पीने का पानी क्या हो जाता है, जहरीला, बोले तो पॉइजनस हो जाता है। और जैसे अगर हम बात करें, आर कार्स एंड फैक्ट्रीज आर फिलिंग द स्काई विद डार्क स्मोक। सो बेसिकली हमारी कार्स और फैक्ट्रीज जो है ना आसमान को डार्क स्मोक और ग्रीन हाउस गैसेस से भर रही है, जिसकी वजह से जो है प्लैनेट रैपिडली हीट अप हो रहा है, जिसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली अगर हमने ये डिस्ट्रक्शन नहीं रोका तो साइक्लोन, ड्रॉट्स बोले तो सूखापन और फ्लड्स जैसे जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स बहुत बढ़ जाएंगे, राइट? नाउ studying the environment creates public awareness. It teaches ordinary people the importance of saving water, planting trees, reducing plastic use, and protecting wildlife. It brings us the ultimate golden rule, sustainable development. यानी इसका मतलब यही है कि एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट पढ़ने से जो है ना आम लोगों में अवेयरनेस आती है कि पानी बचाना, ट्रीज़ प्लांट करना, पानी को बचाना, ट्रीज़ को प्लांट करना, प्लास्टिक का यूज़ कम करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है।
इससे जो है ना, इससे हम एक अल्टीमेट गोल्डन रूल तक पहुंचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसमें सिंपली पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, राइट। सो बेसिकली गाइस मैं बताऊँ, एग्ज़ाम में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि एग्ज़ाम में जो है ना, बार बार पूछा गया है रेपिटेडली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। और ये बात अगर मैं बताऊँ, ये क्लास 9th 10th से शुरू हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एंड कॉलेज के एग्ज़ाम तक ये पूछा जाता है। सो इसमें आपको महारत हासिल करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके क्या यूजेस है, आगे चल के फ्यूचर जनरेशन को कैसे ये हेल्प करेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन with very proper and detailed manner. So, sustainable development means developing our cities and economies to meet our present needs, but doing it so carefully that we do not destroy the resources that our future generations will need. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो है ना, सिर्फ ये नहीं है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपनी सिटीज़ और इकोनॉमीज़ को जो है ना, इस तरीके से डेवलप करना कि हमारी आज की प्रेजेंट ज़रूरतें पूरी हो जाए, और जो आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी पूरा लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे अभी पेट्रोल है, जैसे अगर हम आज के टाइम पे अगर ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने लगे तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यानी आने वाली जनरेशन, जो आने वाले जो बच्चे, जो पीढ़ियाँ हैं, यानी आपके आपके बच्चे, आपके आने वाले बच्चों के बच्चे, वो पेट्रोल का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हमें इस तरीके से पेट्रोल का यूज़ करना है कि हम तो यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं, पर साथ ही साथ जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाएं। So this is the sustainable development. And it does not only apply for petrol, it applies for every natural thing. So it means taking only what we need from nature, not what our greed demands. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर लालच है तो हम सब कुछ ले लेंगे प्राकृतिक से, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। वी मस्ट रिमेंबर अ फेमस सेइंग, यानी एक बहुत ही पुराना कहावत है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। यानी जो है ना, ये हमारी जो है ना, बेसिकली हमारे जो दादा परदादा की जहांगीर नहीं है, ये हमारी पृथ्वी। बेसिकली यहाँ पे हमें रहना है, और आने वाले आपके जो जो भी बच्चे होंगे, पोता पोती जो भी होंगे, उनको पास करते जाना है। यानी वो भी यूज़ करते रहेंगे इस देश को। ऐसा नहीं कि अभी आप आने वाले 50 साल जियोगे, पूरा दुनिया को तबाह कर दोगे और चले जाओगे, और आने वाले जनरेशन कुछ फ़ायदा उठा ही नहीं पाएंगे, ना पेट्रोल का यूज़ कर पाएंगे, ना पानी का यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं, आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि आने वाले जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। वी हैव ओनली बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये जो है ना, केवल हमने उधार लिया है अपने आने वाले बच्चों से, हमें उन्हें वापस लौटाना है इसे, और वो अपने बच्चों को लौटाएंगे। ऐसी ऐसी करके लौटाते जाएंगे जिससे सब कुछ जो है ना, एक सस्टेनेबल तरीके से चल सके। प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट इज़ आर ग्रेटेस्ट मॉरल ड्यूटी। यानी अपने प्रकृति को बचाने के लिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मौलिक अधिकार है, एक मॉरल ड्यूटी है। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना ख़त्म होता है फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि ये वीडियो अराउंड 10,000 बच्चे तो ज़रूर देखेंगे। सो मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ, एटलीस्ट 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। सो यस, सो आई होप, सो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट जो है ना, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना, नेक्स्ट चैप्टर है अपना इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो आप नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो। सो यस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।